Good evening, friends. So today we'll be taking up lecture 6 of our module of modern history. और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी अबाउट बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, तो उसके आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए थे बंगाल में और उन रीजन्स में. we'll be taking up all those topics, which of course will start with whoever was appointed as the governor as well as commanding officer of those region, that is Bengal establishment of British of the company. Okay, so while talking about it, first of all we have to look into who was appointed the governor and the commander in chief of the Bengal establishment of the company. So looking into that, we see that Robert Clive was again appointed as the governor of Bengal. It is said the second governorship because the reason behind that is basically that as you all know कि पिछली क्लासेस में मैंने बात की थी इस बारे में कि जो आफ्टर ब्लैक होल इंसिडेंट विच हैपेंड इन 1757, जब सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी जो है उन्होंने उसमें रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड देयर एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज कमांडेड कि ही शुड गो एंड लुक इनटू द मैटर्स ऑफ बंगाल प्रोविंस. So while going to Bengal province, he was appointed the governor and commander-in-chief of that particular establishment. Later on, he was sent back to England, and then again for his second governorship he was called back. उसको दोबारा बुलाने का, रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाने का सीधा साफ रीजन ये था कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो इंग्लैंड में whoever were patrons, उन्होंने उसमें ये देखा कि क्लाइव ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर establishing the terms and conditions which the company imposed on the Nawabs of Bengal. इसलिए they found that it is quite appropriate for them to send Clive again to look into how the further various agreements need to be signed and how things should be approached after Battle of Plassey and Buxar, जब पूरी तरीके से ये जो नॉर्दर्न एरिया था इंक्लूडिंग अवध एंड बंगाल, ये अंग्रेजों के हाथ में for all practical purposes आ चुका था. So while Clive was sent, few agreements were signed, क्योंकि उस टाइम पर सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर यह था कि जो भी फोर्सेस, all those forces who lost to the company after Battle of Buxar, means talking about Bengal under Mir Qasim, then the Oudh under Sujauddaulah, and basically Mughal emperor also Shah Alam II. तो इन लोगों के साथ किस तरह के रिलेशंस रहेंगे आगे, ये देखना बहुत जरूरी था. इसलिए क्लाइव ने कुछ एग्रीमेंट्स किए विद द डिफीटेड पार्टी इन दिस केस. ओके, द फर्स्ट वन वाज सेटलमेंट विद औध या अवध जो बोल लीजिए आप. ये 16 अगस्त 1765 1765 में 16 अगस्त को इसको अमली जामा पहनाया गया. तो इन दैट यू कैन सी दैट कारा एंड इलाहाबाद, ये दो रीजन जो हैं, ये कंपनी मेड श्योर दैट दिस शुड बी सरेंडर टू शाह आलम II. अब यहां पे आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि कंपनी खुद क्यों नहीं ले रही है इन रीजन्स को, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट पहले उन पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स में किस तरह के टर्म्स थे ये हम देख लेते हैं. तो पहला तो ये था कि कारा और इलाहाबाद का जो रीजन है वो शाह आलम II को सरेंडर कर देंगे शुजाउद्दौला, क्योंकि ये अवध के अंदर ही आता है. इसके अलावा जो सेकंड था वो ये था कि 50 लाख वॉर इंडेमनिटी, कहने का मतलब बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो भी नुकसान हुआ है कंपनी को, तो उसके लिए एक अमाउंट डिसाइड की गई विच वाज 50 lakhs. इट शुड बी गिवन टू द कंपनी. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव आल्सो डिसाइडेड ऑन कंफर्मिंग बलवंत सिंह, जो जमींदार थे बनारस के, उनके जो भी एरिया था वो वापस से रीइंस्टेट करने के लिए अंडर बलवंत सिंह, ये एक और एग्रीमेंट का पार्ट बना. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई इसके अलावा, एक ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस हुआ बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ अवध. अब यहां पे ऑफेंसिव डिफेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ उसका मतलब बेसिकली ये है कि कल को आगे चलकर अगर अवध को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा महसूस होता है फ्रॉम मराठास, फ्रॉम अफगान्स और हुएवर पावर अटैक्स दैट पर्टिकुलर रीजन, तो इन दैट केस जो नवाब ऑफ अवध है उसकी हेल्प करेगा कंपनी, एंड वाइसे वर्सा. मींस कंपनी को भी अगर जरूरत पड़ी तो नवाब ऑफ अवध जो है उनको वहां पे हेल्प करेंगे. तो ये ऑफेंसिव डिफेंसिव मतलब बचाने के लिए, अपने रीजन को
डिफेंड करने के लिए, और ऑफेंसिव कहने का मतलब कल को अगर अटैक भी करते हैं ये लोग तो उसमें भी ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये कुछ एग्रीमेंट सेटलमेंट्स हुए बिटवीन अवध एंड द कंपनी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के निगरानी में हुए, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शाह आलम 2 से भी उन्होंने ट्रीटी की, सेटलमेंट किया। अब शाह आलम से जो ट्रीटी किया, इसके अंतर्गत उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पहली बात तो एम्परर जो है वो कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर में आ गए। अब देखिए क्या इशू था कि आपको जैसे पता ही होगा कि मोहम्मद शाह के टाइम पर ही क्या हो गया था कि अफगान्स का काफी वहां एरिया जो था, इन्फ्लुएंस जो था दिल्ली पे बढ़ गया था। इससे जो लेटर ऑन जो भी एम्परर रहे शाह आलम 2, ही दे हैड टू मेक अ रन फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली में नहीं रह सकते थे, ही वॉज नॉट फीलिंग सिक्योर इन दिल्ली, सो दैट्स व्हाई ही इनिशियली मूव टू पटना, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से मीर जाफर और कासिम जो थे वो कहीं ना कहीं डरे रहते थे कि कहीं मुगल एम्परर का जो पटना में जो खासकर मीर जाफर जो कि डेप्यूटी सूबेदार थे बिहार के बेसिकली, बिहार वाज नॉट अ प्रोविंस, तो वो कहीं ना कहीं वो लोग वहां प्लेस थे। तो इस तरीके से जो मुगल एम्परर है उसको ही क्यों ना हम लोग अपने ही प्रोटेक्टरशिप में ले लें, इसलिए प्रोटेक्टरशिप में कंपनी ने ही ले लिया एम्परर को। साथ ही साथ इलाहाबाद और कारा, ये जो हमने यहां पे देखा कारा और इलाहाबाद जो सरेंडर किया था, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने सरेंडर करवाया एम्परर को फ्रॉम सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध से, और इलाहाबाद में उनको एक सीट दे दी कि आप यहां पे रहो और इलाहाबाद और कारा के ऊपर रूल करो। ठीक है, ये कुछ चीजें हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के ऊपर उन्होंने साइन करवाया द एम्परर ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम 2, दैट वाज द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप यहां पे देखें तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश की आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कि अगर वो मुगल एम्परर के थ्रू एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं कि दीवानी राइट्स जो है वो कंपनी को मिल जाए, तो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाएगा और इसके थ्रू वो बंगाल में जो चाहे जैसे चाहे रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक चीज की जो कि ऑलमोस्ट 26 लाख जो अमाउंट 26 लाख में डिसाइड हुआ, ये पर्टिकुलर दीवानी राइट्स जो है वो कंपनी ने ले ली और एम्परर को पे कर दिया। और इसके अलावा जो निजामत के जो फंक्शंस हैं, इसके लिए भी 53 लाख रुपीस जो है वो इंश्योर किए कि वो कंपनी इंश्योर करेगी किस तरीके से निजामत का जो खर्चा है बंगाल का, वो कंपनी वहां पर प्रोवाइड करवाएगी, प्रोविजन लेगी। तो ये कुछ एग्रीमेंट के कुछ फाइन लाइंस थे, फाइन पॉइंट्स थे, जो आप लोगों के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर अब आगे की चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीजें देखने की हैं कि कहीं ना कहीं अवध जो है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, इट वाज वेरी इजी फॉर द कंपनी टू टेक अंडर देयर ओपन कंट्रोल द होल एरिया ऑफ अवध, बंगाल एंड ऑल दीज रीजन्स। वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अवध को एक बफर स्टेट के तरीके से बना दिया। अब बफर स्टेट का कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए बफर स्टेट बेसिकली क्या होता है, ये अंग्रेजों ने बहुत अच्छा एक नया चीज क्वाइन किया था कि सपोज करो उस टाइम पे, सपोज क्या मतलब उस टाइम पर अफगान्स और मराठा से काफी थ्रेट था ब्रिटिश प्रोविंस को, ब्रिटिश कंपनी को, और कहीं ना कहीं दे यूज्ड टू थिंक कि दे हैव टू, इवन इफ दे विन एन ओपन बैटल अगेंस्ट अफगान्स एंड द मराठास, स्टिल काफी ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होगा। और अभी भी ये ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपनी थी, तो प्रॉफिट्स में किसी भी तरीके की जो कमी है, they would have never allowed it, they would not have been able to afford it even. So that's why उन्होंने अवध को कहीं ना कहीं एक बफर स्टेट की तरह रखा, ताकि जो भी इश्यूज हो वो पहले अवध में आए, अवध के जो नवाब हैं वो उससे लड़े, उसको सॉल्व करें और उनकी एक हेल्प रहे इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना चाहते थे जो ब्रिटिश कंपनी है इस केस में। सो दैट्स वाई अवध को कहीं ना कहीं उन्होंने एक बफर स्टेट रखा। और साथ ही साथ दिल्ली, जो कि एक तरीके से भारत के, आप ये कहेंगे कि मुगल एम्परर का भी जो सीट था वो दिल्ली में था, ठीक है, तो वहां पे बढ़ने के लिए भी रॉबर्ट क्लाइव वाज नॉट दैट मच, वी कैन से ही वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दैट। Even in British Parliament, Robert Clive claimed that it is a futile exercise to march towards Delhi, and this is not the right time. The time is not ripe कि अभी वो दिल्ली की तरफ मार्च करे, ताकि वो इंडिया के ऊपर, मतलब जो इंडिया की जो सीट है जो दिल्ली है,
उसको डायरेक्टली वो लोग दे वर नॉट विलिंग टू सिट ओवर इट, दे वर नॉट विलिंग टू बी कॉल्ड एज द एम्परर्स ऑफ इंडिया येट, बिकॉज दे हैड सम थ्रेट्स। उसके बाद उन्हें कंपनी के ट्रेड को भी देखना था, तो इस कारण से कुछ चीजों को उन्होंने अभी इग्नोर किया, अभी उन्होंने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, और प्रायोरिटी पे ये रखा कि वो अलायंसेस बना लें और इनडायरेक्टली वो जो है इस पूरे नॉर्दर्न रीजन के ऊपर रूल करें। ओके, सो गोइंग अहेड, व्हाट बेसिकली हैपेंड, बंगाल के अंदर एक बहुत ही यूनिक सिस्टम लेकर आया रॉबर्ट क्लाइव, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी पे। इसको डुअल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डुअल सिस्टम बहुत जरूरी है समझना आप लोगों के लिए, बिकॉज डुअल सिस्टम में क्या हुआ था कि रियल पावर जो है, रियल पावर तो कंपनी के पास ही थी, ठीक है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जो है वो नवाब ऑफ बंगाल को बना दिया गया था, ठीक है। कहने का मतलब कि फ्रंट जो है वो था द नवाब ऑफ बंगाल, बट back in the back side or in the backdrop, who was actually ruling the whole region, it was Britishers only। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया, कि मराठा और अफगान थ्रेट से बचने के लिए जो ये एक सिस्टम तैयार किया था जिसमें कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ना आए, तो उसी में डुअल सिस्टम जो उन्होंने एक ड्राफ्ट किया। और इस डुअल सिस्टम के अंदर बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जो, जैसे कि आप जानते ही ये बात कि शाह आलम 2 से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था, जिसके अंदर की दीवानी राइट्स ले लिए थे उन्होंने। और उसके अलावा निजामत फंक्शंस जो थे, निजामत फंक्शंस, अब ये थोड़ा सा आपको ले जाना जरूरी है कि क्या हुआ था कि मुगल टाइम से ही जब ग्रेटर मुगल्स वर रूलिंग, एट दैट टाइम हर प्रोविंस के 2 मेन ऑफिसर्स बना दिए गए थे, ठीक है। एक तो निजाम और एक दीवान और एक सूबेदार। सूबेदार जो है वो निजामत फंक्शंस, जो निजामत की जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसका हेड जो था वो निजाम था, ठीक है, जो कि सूबेदार भी कहलाता था। और जो दीवानी राइट्स थे, कहने का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हुआ, उसके लिए उन्होंने दीवान बना दिया था। अब इसके पीछे जो मुगल एम्परर थे उनका सोच ये था कि इसमें वो लोग 2 लोगों को अपॉइंट करेंगे और कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रहेगा, जो अभी हम देखते हैं। जैसे अभी हम अपने डेवलप्ड डेमोक्रेसी में ये चीज देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको इंश्योर करने के लिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को अलग अलग हेड्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये इससे रखा गया है ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस रहे और करप्शन फ्री रहे एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी को इंश्योर करते हुए मुगल्स ने भी 2 चीजें रखी थी। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि लास्ट ग्रेट मुगल कहा जा सकता है जिनको, तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मुर्शीद कुली खान ने, जो कि उस टाइम पे ही वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल प्रोविंस, ही एज्यूम्ड बोथ निजामत एंड द दीवानी। ओके, उस एक ही बंदे ने दोनों चीजें एज्यूम कर ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुगल सेंट्रल अथॉरिटी थी वो तो वीक हो गई थी। तो जो मुगल सेंट्रल अथॉरिटी के बनाए हुए ऑफिसेस थे, उनके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। और नोबल्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग इन फाइटिंग्स के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर जो है अपना मॉडर्न इंडिया का, उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चूंकि ये चीजें नहीं इंश्योर हो पा रही थी, इसलिए मुर्शीद कुली खान, जो कि उस टाइम पे सूबेदार थे ऑफ द बंगाल प्रोविंस, ही एज्यूम बोथ दीज थिंग्स। तो इसके बाद ये कहीं ना कहीं आगे एक पैटर्न चल गया था कि जो भी नवाब अपॉइंट हो रहा था वो दोनों फंक्शंस को खुद ही में एज्यूम कर ले रहा था। तो इसी चीज को रिवाइव करते हुए, इसी से रेफरेंस लेते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने बेसिकली ये किया कि उसने नज्म उद दौला जो थे वो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ही वाज अपॉइंटेड अगेन द नवाब ऑफ बंगाल। अब नज्म उद दौला, he was the son of Mir Zafar, means during the battle of Plassey, in the battle of Plassey, the commander in chief of the Nawab Sirajud-Dowla's army, who defected, who basically plotted against his own Nawab, उनके बेटे थे ये, okay, because ये मीर जाफर he died, so उनके बेटे को, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में तो मीर कासिम फॉट अगेंस्ट, तो मीर कासिम की फैमिली को तो दे आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन, Mir Qasim वैसे भी he was the son-in-law of Mir Zafar, so that's why his son, Mir Zafar's son, was appointed as the Nawab of Bengal। लेकिन इस कंडीशन पे कि जो निजामत के फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे he'll surrender to the company,
ठीक है, एज आई हैव रिटन हियर कि निजामत फंक्शंस के अंदर, जैसे कि आपको दीवानी का तो बता दिया, निजामत के अंदर बेसिकली क्या था, मिलिट्री, पुलिस, ये सब चीजें। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस को किस तरीके से ट्राई किया जाए, किस तरह के किन लॉज के थ्रू किया जाए, काजी और मौलवियों को यूज करते हुए। ठीक है, ये आप आगे चल के जानेंगे कि क्या होता था। जो सिविल केसेस होते थे, जैसे आज भी है, ठीक है ना, सिविल केसेस जो होते थे वो बेसिकली हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उनका जो सेटलमेंट है वो हुआ करता था। लेकिन ये बात लागू नहीं होती थी क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में कहीं ना कहीं प्रिडोमिनेंटली जो मुस्लिम लॉज थे, जैसे शरिया बोल लीजिए, उसका मेन रूल था और उसको यूज करते हुए क्रिमिनल केसेस को ट्राई किया जाता था। तो ये सारी चीजें जो थी निजामत के अंडर में होती थी, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल प्रोविंस। और दीवानी के अंदर रेवेन्यू को लेकर बातें, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर बातें होती थी। तो नज्म-उद-दौला से उन्होंने नवाबी के अगेंस्ट, मींस नवाबी देने के एवज में उन्होंने क्या किया कि फौजदारी, मतलब सॉरी आई मीन टू से निजामत के भी फंक्शंस उनसे सरेंडर करवा लिए। अब आप यहां पर देखिए दो चीजें हो रही हैं एक साथ। दीवानी की जो फंक्शंस है वो तो मुगल एम्परर से ले लिया बंगाल का दीवानी की राइट्स, और जो निजामत के फंक्शंस है वो भी सरेंडर करवा लिया नजमुद्दौला से। एक तो एम्परर से करवा लिया और एक वहां के नवाब से करवा लिया। इस तरीके से दो मेन फंक्शंस जो बंगाल प्रोविंस के थे वो दोनों के दोनों ब्रिटिश कंपनी ने अपने अंडर में ले लिए अंडर रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो इसके थ्रू पूरे प्रोविंस का एक तरीके से रूलर जो है वो तो कंपनी ही बन गई थी, लेकिन फ्रंट वो नहीं था। अब फ्रंट वो ना रहे ताकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, इसके लिए एक काम किया कि दो दीवान अपॉइंट किए उन्होंने। एक दीवान अपॉइंट किया मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, और साथ ही साथ राजा शिताब रॉय, इनको बिहार का दीवान उन्होंने अनाउंस कर दिया, अपॉइंट कर दिया। और ये इंश्योर, अब दीवानी राइट्स तो इन्हीं के पास थे, तो दीवानी राइट्स में तो इनको जो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो उस टाइम पे नवाब है वो तो कुछ कह ही नहीं सकता है। लेकिन साथ ही साथ जब निजामत के फंक्शन सरेंडर करवा लिए थे फ्रॉम नज्मुद्दौला, तो उस टाइम पे ये इंश्योर करवाया कंपनी ने कि वील अपॉइंट अ डेप्यूटी निजाम फॉर बंगाल प्रोविंस ऑल्सो। ठीक है, जिसका कि हटाना, उसको अपॉइंट करना, उसकी बाकी चीजें जो हैं वो कंपनी ही डिसाइड करेगी, उसमें नवाब का कोई रोल नहीं रहेगा। ये उन्होंने एक एग्रीमेंट करवा लिया विद द नवाब ऑफ बंगाल। और साथ ही साथ ये जो बंगाल का दीवान, डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किया था मोहम्मद रजा खान को, इसको क्या किया, डेप्यूटी नाजिम बना दिया। ठीक है ना, डेप्यूटी नाजिम बना दिया, डेप्यूटी निजाम बना दिया ऑफ द होल बंगाल प्रोविंस। मतलब कहने का मतलब इसके अंडर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब आ गया। ठीक है, और दीवानी के लिए शिताब रॉय को रख दिया, और बंगाल और उड़ीसा के जो प्लेसेस है उसके लिए रजा खान को रख दिया। इस तरीके से पूरे सिस्टम को उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी के ही अंडर में ले लिया, लेकिन दिखाने के लिए इंडियन चेहरे रख दिए। क्योंकि ये जो इंडियन चेहरे, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो इंडियन चेहरों को दे दिया गया, लेकिन जो रियल पावर है वो अपने पास रख लिया। ठीक है, ये डुअल सिस्टम का ये अब जैसे आपको दिख ही रहा है यहां पे कि जब सीधी सी बात है केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे रहेगी लेकिन पावर्स मेरे नहीं रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक मैलिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो इसमें इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, जो कि हम आगे चल के देखते हैं किस तरह के इश्यूज आए। ओके, सो मूविंग अहेड, अब क्लाइव ने, अब ये बहुत ही, वैसे भी क्या था कि ये बहुत ही टेढ़ा सिस्टम था, डुअल सिस्टम। ये ऐसा क्यों कर रहा है क्लाइव, क्या रीजंस है क्लाइव के ऐसा करने के, तो उसके कुछ जस्टिफिकेशंस दिए क्लाइव ने कि क्यों ओपन एजम्पशन नहीं कर रहा है वो। कहने का मतलब क्यों नहीं ओपनली जो है वो इन सारे रीजन्स को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध टिल दिल्ली, इन सब चीजों को वो खुद एज्यूम क्यों नहीं कर ले रहा है। इससे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए थे रॉबर्ट क्लाइव ने, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डुअल सिस्टम के पीछे क्या रीजंस थे, किन रीजन से कारण क्लाइव ने डुअल सिस्टम को अपनाया, जबकि डुअल सिस्टम आगे चल के बहुत ही बेकार सिद्ध हुआ, एकदम उसका कोई वर्दी, इट वाजंट वर्दी ऑफ इट टू कार्व आउट सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो फॉर एट दैट टाइम व्हाट एक्सप्लेनेशन रॉबर्ट क्लाइव डिड, there were couple of reasons because of which Robert Clive formulated this particular system. The first one is might fuel rebellion by Indian princes. तो क्या था कि कहीं ना वो एक ईगो के इशू से बचना चाहता था। ईगो का इशू ये
कि अगर वो ये सारे डिसीजंस अगर वो इंडियन प्रिंसेस के नाम पे करेगा, इंडियन नवाब्स के नाम पे करेगा, जैसे दीवानी हो गया या फिर निजामत हो गया, ये सारी चीजें अगर वो इन बेसिस पे करेंगे तो जो इंडियन प्रिंसेस है उसका कहीं ना कहीं जो भारतीय जो इंडियन वहां पे उस टाइम पे राजा थे, राजकुमार उनके बेटे थे, ये सब लोग रिबेल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि उन्हीं के जैसे लोग जो हैं वो राज कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स मतलब गोरों ने राज करना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब ये धोखा है, राज तो वही कर रहे थे, लेकिन एक फेस होता है जो, जैसे आप आजकल की पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि कई बार किसी पार्टी में जो एक्चुअल जो लीडर ऑफ द पार्टी रहता है वो डिफरेंट रहता है। अब आई डोंट वांट टू कोट अ पर्टिकुलर पार्टी और समथिंग, बट स्टिल यू नो कि दिस वी हैव बीन सीइंग फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ कि एक कहीं ना कहीं किसी के पास रिमोट कंट्रोल होता है एंड वो कहीं ना कहीं एक दूसरा इंसान जो होता है वो चेयर पे होता है, वो पोस्ट होल्ड करता है चीफ एग्जीक्यूटिव की। तो ऐसा ही कुछ रॉबर्ट क्लाइव भी करना चाह रहा था कि फेस तो ना रहे, फेस रहे इंडियन ही, ताकि इंडियन प्रिंसेस का जो ईगो है उसे मसाज देते रहे, उसको कहीं ना कहीं उस आग में घी का काम ना हो पाए और अपना काम भी चलता रहे शांति से, रेवेन्यू होता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के जो डिमांड्स हैं उसी हिसाब से होता रहे, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन उसने बोला। दूसरा बोला कि हो क्या गया था कि ही वॉज डाउटफुल अबाउट व्हाट वुड हैपन अगेंस्ट द यूरोपियन ट्रेडर्स इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब ये एक पंगा ये था कि जैसा आप जान ही रहे हैं कि फ्रेंच से, डेन से, डैनिश से, मतलब कहने का मतलब नीदरलैंड से और डेनमार्क के जो भी वहां पे ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स थे वहां पे, उनको ये डर था कहीं ना कहीं अगर वो ओपनली एज्यूम कर लेंगे वहां का, तो फिर जो रेवेन्यू होता है, ट्रेड पे जो ड्यूटी होती है, वो देने में कहीं यूरोपियन पावर्स को कहीं झिझक ना हो। क्योंकि यूरोपियन पावर्स ये सोचते, बाकी यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वहां पे वो ये सोचते, चाहे फ्रेंच हो, चाहे नीदरलैंड्स वाले हों, चाहे वो डेनमार्क वाले हों, उनको कहीं ना कहीं ये चीज लगती कि यार हम भी तो यूरोपियन है, ठीक है ना, हम क्यों ड्यूटी पे करें एक यूरोपियन, अनदर यूरोपियन पावर को। तो कहीं ना कहीं डर था कहीं ये मिल के कुछ ऐसा ना कर दे, कोई इस तरह कन्फ्रंटेशन ना आए। तो इसलिए वी शुडंट बी द फेस ऑफ इट, लेट द इंडियन प्रिंसेस बी द फेस ऑफ इट एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट विदाउट while avoiding the confrontation with other European traders। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज थी जिस कारण से कि उनको ये था। उसके अलावा एक और इशू था कि कहीं ना कहीं जो यूरोप के अंदर जो डिप्लोमेसी कर रहा था इंग्लैंड, कहने का मतलब इंग्लैंड जो यूरोप में डिप्लोमेसी कर रहा था, कहीं वहां पे उनको इश्यूज ना आ जाए विद यूरोपियन पावर्स इन यूरोप इटसेल्फ, लाइक फ्रांस और अदर कंट्रीज, जो कि आगे चल के हम देखते भी हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1778 से 80 के बीच में फाइट किया गया, उसके बाद ही फाइट किया गया, उसमें हमने देखा कि इंग्लैंड जो था उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे सारे के सारे यूरोपियन पावर्स। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं फेस बनना दे अवॉइडेड बेसिकली, कि भाई फेस बनने से कोई फायदा नहीं है। हमारे कल को जब यूरोप में जो डिग्निटरीज हैं, स्टेट्समैन हैं या जो फॉरेन डेलीगेट्स है, व्हेन दे विल ट्राई to form a agreement with their own neighbors like France or say Netherlands and all these countries, तो कहीं ये मुद्दा ना उठे कि भाई आप तो इंडिया में भी यही कर रहे हैं, आप वहां पर भी आपने एकदम वहां पे माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि पूरे रीजन को आपने अपने अंडर में ले लिया है। तो आपकी कहीं ना कहीं इस तरह की ट्रेट है, आपकी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, विच यू कुड रिपीट इन यूरोप ऑल्सो और इन अमेरिका एंड अदर प्लेसेस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने ओपन एजम्पशन जो है वो नहीं किया और ये जो डुअल सिस्टम है इसको डिफेंड किया। इसके अलावा एक इशू ये भी था कि रॉबर्ट क्लाइव ये भी जानते थे कि राइट नाउ जो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, कहने का मतलब जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे वो ट्रेडर्स थे या तो फिर वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं ही थे, साथ ही साथ जो इंडियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इंडियन सिस्टम है उससे they were completely oblivious, they had no clue about how Indians used to deal with each other while administration, ये निजामत, इसके अलावा ये दीवानी and all these things, और वो जो इंट्रिकेसीज थी जो एक सिस्टम को समझने के लिए होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, उसकी कमी थी कंपनी के प्रोफेशनल्स में। और ये हद थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने तो ये बोल दिया था कि इवन अगर पर्सनल्स जो थोड़े बहुत हैं वो अगर अभी देख भी लिए जाए और उनको अपॉइंट कर भी दिया जाए आफ्टर ओपन एजम्पशन ऑफ द होल रीजन, तो वो इतने कम है कि अभी जितने हैं उसके 3 गुने भी कम पड़ेंगे। कहने का मतलब अगर 10 लोगों की जरूरत है
तो अगर 30 लोग होते तो भी कम पड़ता है इतने बड़े रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए ओपनली, कि भाई हम ही है राजा यहाँ के। तो उस टाइम पे हम ही राजा बोलने से काम नहीं चलता है। यू नीड टू हैव ऑफिसर्स, यू नीड टू हैव एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स। यू कांट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वैसे ही अकेला रॉबर्ट क्लाइव नहीं कर सकता था इतने बड़े रीजन के ऊपर डायरेक्ट किंगडम अपना नहीं एस्टैब्लिश कर सकता था ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो ये सब कुछ रीजन है जिस कारण से कि उसने अवॉइड किया ओपन एजम्पशन। ओके, इसके अलावा एक और इशू था कि जो अभी भी आप देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट, वो तो 1857 के बाद हुआ था, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट जो रोल था ना ऑन इंडिया, मतलब वो अभी भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। अभी भी कंपनी जो थी वो इट वाज रूलिंग ओवर, और इट वाज रूलिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर इंडिया। और जो एक कंपनी थी, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कॉमर्शियल एंटिटी थी। इनका जो प्रायोरिटी था, जो फर्स्ट चीज जिनके दिमाग में थी, वो प्रॉफिट एंड ट्रेड्स थे। प्रॉफिट एंड ट्रेड्स उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं आपको पिछली क्लासेस में ये चीज बता रहा था कि किस तरीके से फ्रेंच जो कंपनी का सिस्टम था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम, एंड हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम, हाउ इट वाज डिफरेंट। तो यू विल अंडरस्टैंड कि वहां पे जो डिफरेंस था वो यही था कि जो फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही थी वो एक स्टेट डिपार्टमेंट था, लेकिन वहीं पे जो ब्रिटेन की, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी, वो एक कॉमर्शियल एंटिटी थी। और इसी का उनको फायदा मिल रहा था, क्योंकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन टारगेट प्रॉफिट था, एक्सपेंशनिज्म का उनका एजेंडा था नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव को ये डर था कि अगर वो ओपन एजम्पशन कर लेते हैं पूरे रीजन का, तो कंपनी के भी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और कंपनी के भी जब ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव का वहां पे गवर्नर आगे कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखते हुए भी अवॉइड किया ओपन एजम्पशन, क्योंकि कंपनी को ये लगा कि कहीं एक्सपेंशन फोरफ्रंट पे ना आ जाए और प्रॉफिट पीछे ना चले जाए। और अगर प्रॉफिट पीछे चले जाएंगे तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ था कंपनी का, ये पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये भी चीजें समझना जरूरी है। उसके अलावा एक और इशू था कि अगर ओपन एजम्पशन करते हैं तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि जहां फ्रांस के अंदर फुल डिस्पोटिक मोनार्की थी, वहीं ब्रिटेन के अंदर एक इंटेलेक्चुअल ओलिगार्की पनपती जा रही थी। कहने का मतलब वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही थी। तो पार्लियामेंट दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा था वीज़ावी मोनार्की। ओके, सो ये जो स्ट्रांग होता जा रहा था, तो अगर वो कंप्लीट अजम्पशन कर लेते और ये डिक्लेयर कर देते कि कोई इंग्लिश कंपनी है विच इज रूलिंग ओवर अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, देन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड हैव डेफिनेटली इंटरफेयर्ड कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरीके से कंपनी को वहां पे एक्ट करना चाहिए। बिकॉज ये सबके सब, ये जो कंपनी है, ये सब चार्टर लेकर आए थे फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द किंग इटसेल्फ। जो चार्टर था वो पार्लियामेंट ही इशू करता था, उसमें सिग्नेचर क्राउन का रहता था। जैसे कि अभी भी आप देखते हैं इंडिया में जो लॉ है वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं या फिर लेजिस्लेचर बनाता है, जो फाइनल सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का होता है। वैसे ही वहां पर भी जो चार्टर थे वो इशू तो पार्लियामेंट ही कर रहा था, और उसमें जो चेंजेस थे वो पार्लियामेंट ही कर रहा था। अगर इनिशियल चार्टर जो है 1600 में वो क्राउन ने दिया भी था, तो उसके बाद जो भी चेंजेस उसके अंदर हो रहे थे वो पार्लियामेंट ही वाज सुपरसाइडिंग और सुपरवाइजिंग ओवर इट। सो कहीं ना कहीं इस चीज से भी बचने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने ओपन एजम्पशन से खुद को अलग रखा कि हम टोटली उसको एज्यूम नहीं करेंगे, टोटली हम उस रीजन के ऊपर टोटल कंप्लीट और डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली रूल करते हैं थ्रू दिस सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लाइव ने जस्टिफिकेशन दिया था। ओके, नाउ मूविंग अहेड, इस सिस्टम के इल इफेक्ट्स क्या थे? अब देखिए, इस सिस्टम के इल इफेक्ट्स बहुत सारे थे, और बंगाल के लिए तो ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि एकदम डिवास्टेटिंग इफेक्ट रहा था इसका। और जो प्रोविंस एक टाइम पे बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, इंडिया का मैं ये कहूंगा कि क्राउन ज्वेल हुआ करता था, उन प्रोविंसेस को उन्होंने पॉपर, मतलब कि गरीब बना के छोड़ा इस पर्टिकुलर सिस्टम ने। कैसे? हम देखते हैं कि पैसे से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन की बात करते हैं। किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो डेस्पोटिक ही क्यों ना हो, मतलब आप खुद देखिए कि अभी पीछे से लेक्चर 1 से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी राजा थे या जितने भी नवाब थे, जितने भी प्रिंसेस थे, वो खुद अपनी अय्याशियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्सनल मोटिवेशन है। लेकिन इतने खराब इंटेंशंस के बावजूद भी वो जो रीजन्स थे, बंगाल का हो गया, बिहार का हो गया, अवध का हो गया, ये सब बहुत ही अच्छे रीजन्स थे, बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन्स थे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं समृद्धि थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
कि एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न 25% जीडीपी इंडिया ओन कर रहा था उस टाइम पर, एंड वी वर इन ट्रू टर्म्स वी वर अ रिच नेशन, ठीक है, गरीबी थी लेकिन वी वर स्टिल रिच नेशन। तो ये सिस्टम जो है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। कैसे ब्रेकडाउन हो गया? पहली बात तो निजामत, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि क्या हुआ, जिसके पास पावर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पावर नहीं है। अब क्या होता है कि आप जैसे खुद ही, मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन होता है वहां पे सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंटरनल सिक्योरिटी खासकर, कि वहां का जो माहौल है, जैसे अब सपोज कीजिए कि यही रीजन है, जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं आप उसी जगह को ले लीजिए, वहां पे जब लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया रहेगा तो उस टाइम पर ही इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है वहां पे फल फूल पाएंगे। उनका बढ़ने का जो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, कि इंसान अगर काम पे निकले तो उसके साथ चोरी चकारी हो जाए, उसका डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, उससे हमेशा हमेशा उससे रंगदारी वसूल की जा रही है, उगाही की जा रही है, ठीक है। ये सब चीजें जब नहीं रहती हैं तभी वहां पर इंडस्ट्री सेटअप हो पाती है। किसी भी तरीके की एक्टिविटी, कोई भी जो प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी है वो एक सिक्योर माहौल में ही हो सकती है। तो ये सिक्योर माहौल जो है वो एक सिक्योर निजामत इंश्योर करता है। अगर निजामत ही सिक्योर नहीं है, निजामत के पास पावर ही नहीं है, तो फिर वो एरिया के सिक्योर रहने के चांसेस, उस एरिया के शांत रहने के चांसेस बहुत ही लो हो जाते हैं। और चूंकि इस केस के अंदर जो डेप्यूटी नाजिम जो कि बताया था रजा खान को बना दिया था और उसके पास रियल पावर नहीं था, और नवाब ऑफ बंगाल के पास भी रियल पावर नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे कि जो जस्टिस का जो मैंने आपको भी सिस्टम बताया कि दो तरीके के वहां पे सिस्टम चलते थे। एक चलता था दीवानी का, जो कि सिविल केसेस भी देख लेते थे, साथ ही साथ निजाम का चलता था, नाजिम का चलता था, जो कि क्रिमिनल केसेस को देखते थे। अब अगेन पावर नहीं है, तो जब पावर है ही नहीं तो फिर किस तरीके से आप इंश्योर करोगे कि जस्टिस जो हो वो मिल पाए? तो वो भी पूरी मशीनरी जो है ब्रेकडाउन हो गई थी। कहीं ना कहीं इंग्लिश जो कंपनी के लोग थे वो भी उसमें कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने नुक्ताचीनी निकालना स्टार्ट कर दिया था, अपने सिस्टम को उनसे कंपेयर करने लग गए थे। तो इससे एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम था, पहले चला हुआ आ रहा था, जो कि कितना अच्छा था कितना खराब था वो तो एक अलग बात है, बट स्टिल देयर वाज अ सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम थ्रू व्हिच इट वाज रनिंग, वो जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। इसके अलावा डकॉइट्स एंड सन्यासी, अब हो क्या गया कि ये चूंकि वही वाली बात, पावर नहीं है, रियल पावर किसी और के पास है, और आपसे आके जवाब तलब जो है वो एक ऐसा इंसान कर रहा है जिसके बारे में आपको पता है कि उसके पास रियल पावर है ही नहीं। तो फिर इस तरीके से डकैती बहुत बढ़ गई, डकैती। और उसके अलावा सन्यासी रिबेल्स थे उस टाइम पे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सन्यासी रिवॉल्यूशन भी हुआ था अराउंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द फर्स्ट म्यूटिनी 1857। तो वहां पे हम दोबारा इसको रिविजिट करेंगे। तो ये कुछ रेडर्स थे, सन्यासी रेडर्स थे, जिन्होंने कि वहां पे जीना आराम कर दिया था, और बेसिकली वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे बंगाल को जैसे वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। ये एक इश्यूज आ गए थे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो टॉप टू बॉटम करप्ट हो गया था कंप्लीटली, क्योंकि प्रॉब्लम केवल ये नहीं थी कि जो कंपनी के लोग थे वो करप्ट थे, वो तो करप्ट थे ही थे, लेकिन उनके जो इंडियन जो काउंटर पार्ट थे या फिर जो इंडियन ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया, जैसे गोमस्ताज मैंने आपको बताया था, एजेंट्स होते थे, इंडियन एजेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स, ये सब हो गए। इसके अलावा डेप्यूटी सूबेदार हो गया, ये सारे के ये भी करप्ट हो गए थे। तो ऊपर से नीचे तक केवल एक ही एजेंडा बच गया था, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल लिए जाए एक रिसोर्स रिच स्टेट से, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ गया था। नाउ बंगाल जो था उसको ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है ना। ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहने का मतलब यह हुआ कि बंगाल जो था वहां पर आपका चीनी, गन्ना, जूट, राइस, ठीक है, राइस, ये सब चीजों का पैदावार होता था इन ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और बंगाल यूज्ड टू फैसिलिटेट, अगर कहीं किसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पर कि इस तरह की खेती नहीं हो सकती, बिकॉज आप बंगाल का जानते ही हैं, वहां पे एज यू ऑल नो कि बहुत सारी नदियां जो हैं वो आके बे ऑफ बंगाल से मिलती हैं, तो वो बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड था, तो वहां पर काफी चीजों की खेती की जाती थी। तो ये जो एग्रीकल्चर था ना, ये अच्छी पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया डुअल सिस्टम ने, क्योंकि जिस इंसान के पास पावर ही नहीं है वो इंसान जैसे दीवान हो गया, अब उसका काम है रेवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है।
अब उसके पास रियल पावर तो है नहीं, तो वो क्यों एफर्ट लेगा ताकि एग्रीकल्चर के लिए जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो रोबस्ट हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने मीर कासिम के केस में दिखाया था कि मीर कासिम 2 पपेट था, लेकिन स्टिल उसके पास बहुत सारे पावर्स अपने भी थे जो कि अंग्रेजों ने उसे दे रखे थे कि भाई आप हमें रेवेन्यू पहुंचाते रहो, उसके बाद आप बंगाल को जैसे राज करना है करो इन द इनिशियल ईयर्स। लेटर ऑन तो थिंग्स चेंज्ड, क्योंकि वो जो इंटरनल ट्रेड के जो इश्यूज थे उस कारण से चीजें बदल गई थी। लेकिन इनिशियली व्हाट हैपेंड कि जब मीर कासिम के अंडर में बंगाल आ गया था, तो आफ्टर अलीवर्दी खान हाउ ही वाज एबल टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हिच वर हैपनिंग इन बंगाल, इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा किया, न्यू मशीनरी के बारे में पता किया, इस तरीके से इंसान हेल्प करता है। लेकिन ये चीजें सारी की सारी ड्यूरिंग दिस डुअल सिस्टम ये पूरी की पूरी ब्रेकडाउन हो गई, क्योंकि वहां पर क्या होने लग गया कि जो इंसान रेवेन्यू कलेक्ट करता है ये इन्होंने कर दिया बोली के ऊपर। कहने का मतलब वो बेसिकली बिडिंग करने लग गए। सपोज कीजिए आप हैं, आप उस रीजन के हैं भी नहीं, आप वहां के एग्रीकल्चर, मिट्टी, जमीन इसको पहचानते भी नहीं है। जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो कि परमानेंट सेटलमेंट में आगे जाके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया उसका, ठीक है ना, अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो इनिशियल जो फ्रेगमेंट्स थे वो हमें यही दिखने लग गए थे कि एक इंसान जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है वो वहां का है ही नहीं, ठीक है, और वो वहां का है ही नहीं तो उसके पास कोई स्टेक्स नहीं है उन जगहों को, उसका बस एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इन फार्मर्स से ले पाऊं। तो इस कारण से फार्मर्स के ऊपर काफी प्रेशर क्रिएट होने लग गया, किसानों की प्रॉफिट्स कम हो गए, तो इन कारणों से भी एग्रीकल्चर जो है बर्बाद होती चली गई। इसके अलावा ओवर असेसमेंट एंड हार्शनेस ऑफ कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ओवर असेसमेंट कहने का मतलब ये कि अब जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, टैक्स कलेक्टर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठीक है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई कि प्रॉब्लम क्या हो गई, ये खुद अपनी प्रॉफिट्स देखने लग गए। तो इन्होंने ये सोचा कि इतना अमाउंट तो भाई हमको कंपनी को देना है एज लगान, तो जब इतना देना है तो क्यों ना हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लें। कहने का मतलब हम कंपनी को ये बोले कि भाई इस लैंड से हम 5 रुपए का रेवेन्यू नहीं, हम 10 रुपए का रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे 2 चीजें इंश्योर हो गई। पहली बात तो ये कि कंपनी ये देखेगी कि भाई ये 10 रुपए निकाल के देगा मुझे, तो कंपनी उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। दूसरी बात क्या होगा, वो 10 की जगह पहले जब वो 5 रुपया लेता तो वो किसान से 7 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करता, 2 रुपया अपने पास रखता। अब वो 10 रुपए के हिसाब से उसको देना है लगान, तो वो करेगा 15 रुपए एक्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फार्मर्स के ऊपर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया और लैंड्स का ओवर असेसमेंट होने लग गया। और इस बारे में तो इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत डिटेल में बात हुई कि किस तरीके से ये ओवर असेसमेंट ने बंगाल के एग्रीकल्चर को घुटनों पे ला दिया है, ठीक है। तो और हार्शनेस ऑफ कलेक्शन कहने का मतलब जब पहले फार्मर, जब पुराने राजा या नवाब हुआ करते थे, तो सपोज करो कोई किसान जो है वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, तो उसको कुछ रियायतें मिलती थी, सब्सिडीज दे दिए जाते थे, कई बार एग्जेम्प्ट भी कर दिया जाता था, बिकॉज देयर वाज एटलीस्ट अ पर्सन टू विच द फार्मर कैन गो एंड आस्क फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ओके यार हम अभी हम जो है रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ज्यादा दे देंगे। अभी तो उन लोगों का भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रह गया था, उनको नहीं पता था किसके पास जाना है और ये मियाद लगानी है कि भाई हम रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक इशू हो गया था कि जबरदस्ती लगान वसूलने की जो प्रथा स्टार्ट हो गई थी, वो भी बहुत ज्यादा उस टाइम पर उसके इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा जब ये देखा फार्मर्स ने कि भाई खेती में तो मुनाफा ही नहीं है और जितना भी मुनाफा करो तो फिर वो तो हमें देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, तो वो लोग भागकर डेकॉइट्स के साथ इन्वॉल्व हो गए, सन्यासी के साथ इन्वॉल्व हो गए और वो खुद भी डकैती करने लग गए। तो ये एक विशियस साइकिल बन गया कि मतलब आप पहले रेवेन्यू खराब कर रहे हो, रेवेन्यू का सिस्टम को आपने बर्बाद कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया, डकॉइट्स बन गए, उसके बाद बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो गया, अगेन लेटर ऑन क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी ब्रेक डाउन हो गया, अगेन डकॉइट्स और बढ़ गए और ये एक विशियस सर्कल बन गया कि एक चीज दूसरी चीज को जो है वो सक्सीड कर रही है। तो ये भी एक इश्यूज आने लग गए। उसके अलावा 1770 में फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, तो वो तो फिर मतलब क्या बोलेंगे, करेला वो और नीम चढ़ा, बेसिकली जो ये टर्म बोला जाता है कि प्रॉब्लम ये आ गई कि फेमाइन तो है, अब सूखा पड़ गया है, तो वैसे ही एग्रीकल्चर ठीक से हो नहीं पाएगा। एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होने के बावजूद भी ये हालत थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, उन लोगों को कंपनी ने ये बोला मेक श्योर कि हमें जो रेवेन्यू आता है वो तो आए ही आए, ठीक है। तो इस रेवेन्यू के इंश्योर करने के लिए जो
किसान थे उनको और प्रेशराइज किया गया कि सूखा है, वैसे ही फसल नहीं हो पा रही है, लेकिन यू मेक श्योर कि नॉर्मल टाइम से तरीके से ही रेवेन्यू दो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं किसान जो है वो खेती से दूर होता चला गया। ठीक है, तो खेती से दूर किसान ही हो जाएगा तो फिर खेती या एग्रीकल्चर के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग या प्रॉफिटरिंग एसेंशियल गुड्स, क्या होता है जब फेमाइन अमाइन आता है तो एसेंशियल गुड्स कहने के मतलब नमक हो गया, तेल हो गया, ठीक है, नॉर्मल खाने पीने का सामान हो गया, जो एसेंशियल गुड्स है। आपको अभी भी पता होगा कि एसेंशियल गुड्स के ऊपर हमने अभी प्रेजेंट टाइम्स में भी ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल एसेंशियल गुड्स के ऊपर काफी सारे एक्ट्स आए थे, कई सारी चीजें रिपीट की गई थी, जो कि इसी टाइम पे ये सब लॉज फॉर्म हुए थे, जिनको कि दोबारा रिविजिट किया गया था कि एसेंशियल गुड्स में आप काला बाजारी, चोर बाजारी नहीं कर सकते हो, आप उनको छिपा के नहीं रख सकते हो। लेकिन उस टाइम पे तो कंपनी के लोग इन्वॉल्व थे, तो उन लोगों ने भी क्या किया, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने एसेंशियल गुड्स को स्टॉक करना स्टार्ट किया, ताकि वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर कि वैसे भी एसेंशियल गुड्स की कमी है, वो मौके का फायदा उठाते हुए और ज्यादा अमाउंट में उसे बेच पाए। इस तरीके से पैनिक सिचुएशन जो है वो बढ़ती चली गई और किसानों के लिए खेती कंटिन्यू कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इल इफेक्ट ऑफ द डुअल सिस्टम वाज डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड। देखिए ट्रेड का क्या है, आप एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट हो जाइए, ट्रेड हमेशा सरप्लस पे किया गया है। एग्रीकल्चर का जो सरप्लस होता है उसी पे ट्रेड किया जाता है। सीधी सी बात है, सपोज कीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है और आपकी अपनी नीड्स सब्सिस्टेंस की, कहने का मतलब आपको आधा बीघा चाहिए अपने खुद के घर वालों को खाना खिलाने के लिए, ठीक है, तो बचे हुए आधे बीघे पे जो सामान उगेगा, जो फसल उगेगी, आप उसी से ट्रेड करोगे। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर ही बर्बाद होता चला जा रहा है तो ट्रेड तो बिल्कुल सीधा सीधा इफेक्ट हो जाएगा उससे। तो ये तो एक मेजर रीजन था कि एग्रीकल्चर का डिस्ट्रप्शन जो था वो ट्रेड के डिस्ट्रप्शन को भी कॉज कर गया। ठीक है, इसके अलावा दस्तक, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1717 में फरमान जो फारूक सियार ने जारी किया था, उसके बाद इंटरनल ट्रेड को ड्यूटी फ्री कर दिया था अंग्रेजों के लिए। तो ये जो फरमान जारी हुआ था, इसके बाद इंटरनल ट्रेड में बहुत सारे इश्यूज आने लग गए थे, जो कि आपने मीर कासिम के भी टाइम पे भी देखा था। मीर कासिम ऑल्सो फेस द सेम इशू कि जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो लोग प्राइवेट ट्रेड करने लग गए थे और उन्होंने दस्तक का मिसयूज करना, अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वो खुद इशू करने लग गए थे और साथ ही साथ दे ऑल्सो वांटेड द नवाब देयर कि इंटरनल ट्रेड की जो ड्यूटी है वो जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो तो जरूर दें, बट हम ना दें। तो इस कारण से क्या हुआ, जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनके लिए मार्केट में ट्रेड कर पाना, इंटरनल ट्रेड कर पाना, वो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। बिकॉज सीधी सी बात है, सपोज कीजिए मैं भी एक व्यापारी हूं और आप भी व्यापारी हैं, ठीक है, और आपको इस पॉइंट से दूसरे, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना सामान ले जाने के लिए, उसके बाद पॉइंट बी पे अपना सामान बेचने के लिए आपको से 100 रुपए के सामान पे 10 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, 10 रुपए 20 रुपए जो भी पे करने पड़ रहे हैं, पहले 10 रुपए यहां पे करना पड़ा मूवमेंट के लिए, देन सेल के लिए अगेन 10 रुपए पे करना पड़ा। मैं इन सब चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो 20 रुपए पूरे पूरे बच गए। तो आप अपने सामान को, जो 80 रुपए का सामान है, ठीक है, उसको आप कोशिश करोगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए कम से कम 100 रुपए में तो बेचोगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरा सामान 100 रुपए का ही है, मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं 90 में बेचूंगा, मुझे तो प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है ना, और आपके लिए वही प्रॉफिट अर्न कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मेरे पे वो ड्यूटीज नहीं लग रही होंगी। तो ये अगर सिंपली कंपनी कर रही होती तो भी डिफिकल्टी थी ही थी, लेकिन जब प्राइवेट ट्रेडर्स भी ये चीजें करने लग गए तो फिर ट्रेड का उस एरिया में आगे बढ़ पाना फॉर इंडियन मर्चेंट्स वो अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, इंटरनल ट्रेड जैसे आप जान ही रहे हैं कि मोनोपोलाइज कर दिया था कंपनी के सर्वेंट्स ने। मीर कासिम के केस में भी ये इशू हुआ था, जिस कारण से कि इवेंचुअली बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जब मीर कासिम को लगा कि भाई अब और तो ये मैं सह नहीं सकता हूं। तो ये कुछ चीजें थी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंडस्ट्री एंड स्किल था बंगाल रीजन का, वो कंप्लीटली बर्बाद हो गया। अब ये कैसे बर्बाद हुआ ये आपके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे कोई एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन को बर्बाद करती है। जैसे आज भी आप सुनते हैं कि मतलब वुड स्टील जो बोला जाता है, जिस कारण से कि जो वुड स्टील के जो तलवारें हैं वो यूज करके और उसके एमिनिशंस बना के और बहुत सी चीजें बना के मिलिट्री स्ट्रेंथ अचीव किया था यूरोप ने, उसके भी जो स्किल वर्कर्स थे वो सब पेट्रनेज की कमी में
पेट्रोनाइज करने का मतलब अब ऐसे जो स्किल वर्कर्स होते हैं वो अपना ये स्किल का जो प्रदर्शन है ये किसी पैसे के एवज में करते हैं। दे नीड टू बी एटलीस्ट, उनका सस्टेनेंस जो है वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, तभी वो इस स्किल को बार बार होन करते रहते हैं, जनरेशंस में आगे बढ़ाते रहते हैं। सीधी बात है, जैसे कि सपोज कीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, वो स्टील बनाता है। अब अगर स्टील के मुनाफा जो है वो दिन ब दिन घटता चला जाए तो अपने आने वाले जनरेशन को वो स्टील की इंडस्ट्री में तो नहीं डालेगा, वो बोलेगा भाई आप नौकरी कर लो या कोई और इंडस्ट्री कर लो, सीमेंट की डाल लो या जो भी कर लो, ठीक है। तो ये जो मुनाफा है, ये जो प्रॉफिट है ऑफ लेबर, ये जब तक एक स्किल्ड वर्कर को नहीं मिलेगा तब तक वो स्किल का आगे के जनरेशंस में चल पाना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भांपते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली। उन्होंने क्या बोला कि भाई फिनिश्ड गुड तो आना ही नहीं चाहिए बंगाल के रीजन से, आप रॉ मटेरियल उगवाओ जितना आप, यू फोर्स दोस पीपल टू मैन्युफैक्चर सिल्क, रॉ सिल्क, बट नॉट सिल्क फैब्रिक। सिल्क की जो कपड़े हैं वो मत बनवाओ उनसे, रॉ सिल्क बनवा लो और रॉ सिल्क को इंग्लैंड भेजो और वहां की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें बन के वो इंडिया में वापस बेची जाए या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड बेची जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं यही कुछ पॉइंट थे जिस कारण से इंडिया जो था वो जीडीपी में इतना हाई था कि हमारे यहाँ बहुत ही स्किल्ड वर्क होता था, सिल्क में, मलबरी में, इन सब चीजों में हमारे बहुत स्किल्ड काम होता था और इनकी बहुत डिमांड थी। तभी ट्रेड करने आए थे जो ब्रिटिशर्स थे, वो ट्रेड करने भी इन्हीं रीजन से आए थे कि उन्होंने देखा कि भाई कितना मुनाफा है। वो जब यहां आते थे और यहां आके खरीदते थे और उसे यूरोप में बेचते थे तो उनको मतलब एक्सपोनेंशियल फायदे होते थे। तो इन्हीं फायदों को देखते हुए अंग्रेजों को ये लगा कि भाई इस तरीके से तो हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया कि यहां पर सबसे पहले तो जो सिल्क वीवर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और सिर्फ जो वीविंग इंडस्ट्री थी, मतलब वीविंग इंडस्ट्री जो थी उसको एक सेटबैक लग गया, उसको एक धक्का लग गया कि वो अब आगे वो लोग एग्जिस्ट ही ना कर पाए। उनके लिए अपने इस हुनर को आगे चला पाना, चूंकि इसमें कोई पैसा नहीं बच गया, इसलिए ये कहीं से भी वो आगे परस्यू ना कर पाए। साथ ही साथ उन्होंने एक काम और ये भी किया कि एक तो रॉ मटेरियल पे फोकस किया, दूसरा उन्होंने बोला कि जो सिल्क वीवर्स हैं भी, जो फैब्रिक का काम करते भी हैं, उनको दे मेड श्योर कि वो जो है वो आके जो ब्रिटिश कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें काम करें। और इसके लिए उन्होंने गोमस्टास को यूज किया। जो गोमस्टास थे, जो एजेंट्स थे, वो इंडियन ही थे लेकिन वो थे यूरोपियन मतलब कंपनी के एजेंट्स थे। तो इन एजेंट्स को उन्होंने बोला कि आप जाओ और जाकर ये जो सिल्क वीवर्स हैं इनको अपने यहाँ रिक्रूट करो। बेसिकली क्या है, ठेकेदारी। जैसे आप अभी भी, जैसे ये लेबर जो आपके यहाँ जो काम वाम करते हैं, घर बनता है, तो इनका जैसे कहीं से भी आते हैं, उसके बिहार से आते हैं या उड़ीसा से आते हैं या ये किसी और रीजन से भी आते हैं, तो इनका एक ठेकेदार होता है जो इनको लेकर आता है और जो बंदा काम करवाता है वो इन ठेकेदार से बात करता है और ये ठेकेदार जो है वो उन मजदूरों से काम करवाते हैं। तो ये जो ठेकेदार थे, जो इस केस में गोमस्टास हैं, इन्होंने सिल्क वीवर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया और ये उन्होंने जबरदस्ती रिक्रूट किया। उन्होंने एक सिल्क वीवर को ये बोला कि भाई तू 5 रुपए में काम करेगा और तू मेरे साथ ही काम करेगा, और बकायदा उसका अपने रजिस्टर में नाम लिख दिया बिना उससे पूछे, जबरदस्ती करते हुए। सपोज कीजिए कोई और ठेकेदार उसे 10 रुपए दे रहा है तो नहीं, दे मेड श्योर दैट गोमस्टास इंश्योर्ड कि नहीं तुम मेरे अंडर में ही काम करोगे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी भी इंश्योर की गोमस्टास ने, कि सपोज कीजिए मैं गोमस्टा हूं और दूसरा जैसे आप हैं, ठीक है, अब मेरे को आपके साथ कोई डील करना है, मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको एक सिल्क वीवर ही दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप एक इंसान को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये स्लेवरी ही होती है। तो ये स्लेवरी भी कहीं ना कहीं से उस टाइम प्रैक्टिस होने लग गई इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल दीज गोमस्टास हु यूज्ड टू एम्प्लॉय दीज सिल्क वीवर्स। तो सिल्क वीवर्स का भी जीना जो है वो हराम हो गया और उन्होंने बेसिकली ये बोला कि भाई सिल्क वीविंग से हम दूर हो जाते हैं। जिस तरीके से किसान खेती से दूर होते चले गए, वैसे वैसे सिल्क वीवर्स भी इस पर्टिकुलर सिल्क वीविंग, ये बुनने की जो कला है, फैब्रिक बनाने की जो कला है, इससे दूर होते चले गए। और ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड की, जो मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक की जो इंडस्ट्री थी, जो कॉटेज भी थी और लार्ज स्केल भी थी इंडिया में, ये पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, ठीक है। और इसके अलावा एक मोरल डिग्रेडेशन भी आ गया सोसाइटी में। अब मोरल डिग्रेडेशन कैसे आ गया मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, एक सोसाइटी जो है, एक सिविलाइजेशन जो है, वो उसमें जब ग्रोथ आता है, उसमें जब प्रोग्रेस आती है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। देखिए कोई भी एल्ट्रुइस्टिक किस्म के लोग बहुत कम होते हैं। कहने का मतलब
मेरा बस मन कर रहा है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए ये काम करता हूं। ये अच्छा लगने के पीछे जो रीजंस होते हैं ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हुए, जैसे कोई बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, ठीक है, अब जैसे अंबानी हो गए, अदानी हो गए, इस तरह के इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर इनको अपने अपने इस एंडिएवर में अपना, चाहे वो सीमेंट करते हैं, चाहे पोर्ट अथॉरिटी के वो पोर्ट उन्होंने ओन कर रखे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम जो है उसका उन्होंने देख रखा है, अगर उनको मुनाफा नहीं आएगा तो उनके अंदर वो ज़ील भी नहीं रहेगी कि वो आगे बढ़ें और इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ेगा इंसान एक्सपेंशन करता है। तो जो किसान थे या जो वीवर थे, उन्होंने ये देखा कि अगर वो ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा काम करने पे ज्यादा रेवेन्यू है, कहने का मतलब कम काम करना ही इंसेंटिवाइज हो गया, क्योंकि ज्यादा काम करना तो डिसइंसेंटिवाइज हो रहा है। ज्यादा काम करने पर आपको और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप कम खेती कर रहे हैं, कम जगह का खेती कर रहे हैं, तो आपको रेवेन्यू कम देना पड़ रहा है। वहीं पे अगर आप 10 बीघा जमीन की खेती कर रहे हैं एक की जगह, तो आपको मेहनत भी ज्यादा लग रही है और रेवेन्यू भी आपको शेयर करना पड़ रहा है जरूरत से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक डीके आ गया कि भाई ज्यादा काम करना जो है वो कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। और जब एक सोसाइटी जो है उसके ग्रोथ को ही डिसइंसेंटिवाइज कर दिया जाता है, उसको मतलब एक हानि में, मतलब लाभ और हानि होता है जैसे, तो एक हानि में अगर वो चेंज हो जाए तो फिर उस सोसाइटी का जो ये जील होता है कि हम आगे बढ़ें, हम प्रॉफिट्स अर्न करें, इसकी जो जील होती है, इसके जो मोटिवेशन होता है वो खत्म होता चला जाता है। और कहीं ना कहीं जो बंगाल की सोसाइटी थी उस टाइम पे, उसके अंदर ये जो फीचर है ये कम होता चला गया कि हम ज्यादा काम ना ही करें तो बेटर है, एटलीस्ट हमें ज्यादा रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, हमें ठेकेदार से, हमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो लैंड ओनर्स हैं वहां पे, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो वहां पे आपके टैक्स कलेक्टर्स हैं, उनसे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, अपना खाना पीना खाएंगे, मस्त रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा काम करने की। इस तरह की फीलिंग्स सोसाइटी के अंदर बढ़ती चली गई। मूविंग अहेड, देखिए कुछ तो हमने इल इफेक्ट्स बात कर लिए, ठीक है। हमने रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम क्यों लेकर आया, उसको क्या रीजंस लगे, हमने इसके बारे में बात कर लिया। इसके अलावा हमने बहुत ही डिटेल में डुअल सिस्टम के क्या इल इफेक्ट्स थे इनके बारे में बात कर लिया। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे उस टाइम पे, उस पीरियड में, आफ्टर 1765 टिल 1774 अंटिल वॉरेन हेस्टिंग्स केम। तो इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे। जैसे कि पहली बात उन्होंने क्या किया कि जो एक ट्रेडिंग बॉडी थी उसको एक पॉलिटिकल बॉडी में चेंज किया। पहले ट्रेडिंग बॉडी थी, फिर मिलिट्री बॉडी बनी। और जैसा कि मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता ही चुका हूं कि उस टाइम पे कोई मिलिट्री बॉडी जो है, अगर वो कोई भी ट्रेडिंग बॉडी मिलिट्री बॉडी बन रही है तो वो स्लैश पॉलिटिकल बॉडी बनी जाती थी, क्योंकि आपके पास मिलिट्री है तो कहीं ना कहीं आप अपनी पॉलिटिक्स भी उस मिलिट्री को यूज करते हुए आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो उन्होंने एक ट्रेडिंग बॉडी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बॉडी बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। चाहे हम साउथ में देख लें रॉबर्ट क्लाइव ने जो भी किया, उसके अलावा हम बंगाल में देख लें ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, किस तरीके से कंपनी का जो पूरा सिस्टम था, कंपनी का पूरा जो नेचर था, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने चेंज किया। इसके अलावा 3 रिवॉल्यूशंस आए, जैसे आप जानते ही हैं, मतलब 3 रिवॉल्यूशंस फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। 57 का बैटल ऑफ प्लासी, 60 जिस टाइम पे कि मीर जाफर को रिप्लेस किया था विद मीर कासिम, ठीक है, और उसके बाद 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो इन 3 रिवॉल्यूशंस के थ्रू भी काफी सारे रिफॉर्म्स जो है वो जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने इनिशिएट किए, ठीक है, जो कि अपने इस टेन्योर में इन द सेकंड गवर्नरशिप उसने उनको एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक कुछ चीजें और थी इसका आंसर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, जैसे कि गेट रिच क्विक का पंगा ये पड़ गया था कि देखिए कंपनी जो है प्राइवेट एंटिटी थी, ठीक है, उसके अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो भी प्राइवेट थे, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट ऑफिसर्स थे, उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था इंडिया पर राज करने का, वो तो होते होते हो गया। उनका ये था कि फटाफट जितना बटोर सको बटोरो, यहां से बहुत अमीर है ये लोग, और बटोर के यहां से निकलो, ठीक है। तो ये जो गेट रिच क्विक की, मतलब इसके बारे में तो ग्रंथ लिखे हुए हैं किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, और जो नीचे के ऑफिसर्स हो गए, इनके फॉर्च्यून में, इनके धन दौलत में, संपत्ति में कितना बड़ा चेंज आया बिफोर दे केम टू इंडियन, आफ्टर दिस पर्टिकुलर दिस गवर्नरशिप, और
अदर ऑफिसर्स ऑल्सो, कि उनकी संपत्ति में इतना बड़ा डिफरेंस आया कि वहां जाके वो लोग बहुत बड़े मतलब जैसे एरिस्टोक्रेटिक क्लास में दे वर एबल टू स्टैंड, तो इतना डिफरेंस आ जाता था वंस दे गो बैक फ्रॉम इंडिया। ओके, तो अब इस तरह का जो फास्ट वाला जो चीज रहता है गेट रिच क्विक की, जो भी आप देखते ही होंगे ना पॉलिसीज आती है ना कि मतलब 7 दिन में पैसा डबल, 1 महीने में पैसा डबल, तो ये जो चीजें होती हैं सारी की सारी विदाउट करप्शन हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो करप्शन के दम पर ही ये चीजें हो पा रही थी, चाहे प्राइवेट ट्रेडर्स दस्तक का मिसयूज कर रहे हो, चाहे वो जब टैक्स कलेक्टर हैं तो जाके फार्मर्स को परेशान कर रहे हो। तो इस तरीके से एक करप्शन क्रीपिंग कर गया था पूरे सिस्टम के अंदर, इसलिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ठीक है ना, कंपनी सर्वेंट्स पुट सेल्फ एडवांसमेंट। हुआ क्या कि कंपनी तो ये चाहती थी कि भाई एक जिनके सर्वेंट्स हैं, जिनके नौकर हैं, वो जो भी एक्टिविटी करें, जैसे दस्तक इशू करवाया था उसके पीछे तो कंसर्न ये था कि भाई जो कंपनी है वो ड्यूटी फ्री काम करेगी तो कंपनी को एज अ होल कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो खुद प्राइवेट ट्रेडर बनके उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो अपनी ही संपत्ति को बढ़ा लें और जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो भाड़ में गए। ठीक है, तो इन रीजन से कारण भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई थी बंगाल के रीजन में। तो कुछ सिविल रिफॉर्म्स लेकर आया रॉबर्ट क्लाइव। जैसे पहला तो क्या हुआ कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनसे कोवेनेंट साइन करवाया कि भाई तुम जो है प्रेजेंट नहीं लोगे। एक तो प्रेजेंट का बड़ा मतलब जो ब्राइबरी होती है, ब्राइब होता है, जैसा कि आपने देखा ही था, क्लाइव ने भी ली, हेस्टिंग्स ने भी ली, इन सब ने ली थी। वैसे ही अब भाई सीधी बात है, भाई आपका मालिक ले रहा है तो आप भी लोगे, आपका सीनियर ऑफिसर ले रहा है तो आप भी लोगे। तो एक कल्चर डेवलप हो गया था। तो उन्होंने पहले तो एक कोवेनेंट साइन करवाया कि भाई ये प्रेजेंट लेना बंद करो, मतलब ये जो गिफ्ट लेते हैं ये लोग, ये जो ऑफिसर्स गिफ्ट लेते हैं, ये क्विड प्रो को होता है, कोई भी फ्री में गिफ्ट नहीं देता है, चाहे वो कोई गोमस्ता हो, चाहे वो कोई इंडियन ट्रेडर हो। ये जो गिफ्ट्स देते थे इनको, या कोई नवाब हो, तो कोई मोटिव से, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट से ही वो लोग ये चीजें देते थे। और वो जो इंटरेस्ट होते थे वो रॉबर्ट क्लाइव को ये महसूस हुआ कि वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ करते थे। तो इसलिए उसने ये इंश्योर किया कि आप भाई ये कोवेनेंट साइन करो जिसके अंतर्गत कि आप गिफ्ट्स नहीं लोगे, प्रेजेंट्स नहीं लोगे कतई। उसके अलावा प्राइवेट ट्रेड को रोक लगा दी, प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगा दी। ये जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, ये जो प्राइवेट ट्रेड किया करते थे दस्तक को मिसयूज करते हुए, और दस्तक से इवन इशू कर देते थे कुछ लोगों को, मतलब 3-4 लेवल्स बन गए थे। एक ही चिट है जो एक आदमी को यूज करना है, वो चिट वो आदमी दूसरे को बेच रहा है और दूसरा आदमी तीसरा आदमी को बेच रहा है। तो इस तरीके से करप्शन बढ़ता जा रहा था। तो इसको प्राइवेट ट्रेड को ही बैन कर दिया। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया और साथ ही साथ इंटरनल ड्यूटी भी लगा दी कि भाई अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो आपको इंटरनल ड्यूटी देनी पड़ेगी। जैसा कि आपको ध्यान ही होगा कि मीर कासिम के केस में भी 9% इंटरनल ड्यूटी इंश्योर की थी, जो कि इंग्लिश जो ट्रेडर्स है उन्होंने नहीं दी, कंपनी के ट्रेडर से कभी नहीं दी। लेकिन स्टिल यहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने इंश्योर किया कि भाई आप इंटरनल ट्रेड अगर कर रहे हो देन यू विल हैव टू गिव सम ड्यूटी ऑफ सम अमाउंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ट्रेड एक्टिविटी। ओके, इसके अलावा अब क्या हुआ, हर सर्वेंट जो था वो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहा था और उसके थ्रू वो अपना सेल्फ मतलब खुद का मुनाफा केवल देख रहा था। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने। बोला कि अब एक काम करेंगे, कोई भी जो कंपनी का सर्वेंट है वो प्राइवेटली किसी से कुछ नहीं खरीदेगा, हम एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाते हैं। और सोसाइटी ऑफ ट्रेड जो है वो एक मीडिएटर का काम करेगी। सोसाइटी ऑफ ट्रेड ही जो है वो क्या करेगी, सारे सर्वेंट्स के थ्रू, मतलब सोसाइटी ऑफ ट्रेड के अंडर में ही सर्वेंट्स आए, ये सर्वेंट्स जाके सामान खरीदेंगे, सोसाइटी पे आएगा और रिटेलर्स को सोसाइटी देगा। कहने का मतलब एक थोक विक्रेता होता है, एक खुदरा विक्रेता होता है। कहने का मतलब एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर। तो जो होलसेलर का काम है वो सोसाइटी करेगी। ठीक है, और ये सोसाइटी जो है ये पे करेगी। अब जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उसको एक ग्रेड सिस्टम में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें बांट दिया जाएगा। ठीक है, कहने का तो जो जितना बड़ा ऑफिसर होगा उसको उतना प्रॉफिट दिया जाएगा, फिर नीचे वाले को थोड़ा कम, उसके नीचे वाले को थोड़ा कम, करते करते नीचे वाले को बहुत कम। तो ये ग्रेडेड सिस्टम रहेगा। इस कारण से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉफिट मेकिंग हो रही है उस पर रोक लग जाएगी और एक सिस्टम बन जाएगा और हर इंसान खाएगा, हर इंसान खुश रहेगा। ठीक है, ये एक सिस्टम बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड का। ठीक है,
लेकिन इस सिस्टम में और जो प्राइवेट सिस्टम था उसमें कोई खास अंतर नहीं था। पहले प्राइवेटली जो था वो एक्सटॉर्शन हो रहा था, अब कलेक्टिवली एक्सटॉर्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये कि जैसे सपोज करो आपके यहां 10 छोटे गुंडे हैं, गली गली में हफ्ता ले रहे हैं, या फिर गली गली में वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, या कोई भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो उगाही कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और कोई बड़ा डॉन आ जाता है, बोलता है तुम सब मेरे लिए काम करोगे, तुम सब जाओ वहां से इतना इतना हफ्ता लेकर आओ और मैं तुम लोगों को मैं उसमें से तुम्हें पोर्शन दे दूंगा, ज्यादा मैं रखूंगा, और रीजन एरिया वाइज जिसका एरिया ज्यादा है उसको मैं उसके बाद थोड़ा अमाउंट दूंगा। तो ये कोई इट इज नॉट अ फेयर सिस्टम ना, इट इज बेसिकली कान को आप ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे हो रहा था और इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। और क्या इश्यूज रहे इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स भी कुछ किए थे। मिलिट्री रिफॉर्म्स जो थे, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या था ना कि उस टाइम पर ये मीर जाफर के टाइम से ही हो रहा था कि जो बंगाल के जो ऑफिसर्स थे उनको डबल भत्ते दिए जाते थे। ठीक है, डबल भत्ता बेसिकली ये कि भाई आप बंगाल में आके काम कर रहे हो, चाहे मद्रास वाला हो, बंगाल के जो ऑफिसर्स हैं उन पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो रीजन भी बड़ा है। ठीक है, और उसके अलावा वहां पे स्टेक्स भी हाई हैं, तो इस कारण से उस रीजन के लोगों को डबल भत्ता दिया जाता था। तो ये कंपनी ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले काम तो ये किया जाए मिलिट्री रिफॉर्म के अंतर्गत कि डबल भत्ता जो है उसे खत्म कर दिया जाए, और ये जो भत्ते का सिस्टम है इसको रेगुलराइज करते हुए बंगाल के जो ऑफिसर्स हैं और जो मद्रास के ऑफिसर्स हैं उनको सेम भत्ता दिया जाए। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव के आने से पहले ही कंपनी ने रूल बना लिया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद इसे इंप्लीमेंट कर पाई कंपनी थ्रू रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ये लेकर आया कि पहली बात तो डबल भत्ता बंद होगा, और डबल भत्ता केवल उन लोगों को मिलेगा, उन बंगाल इंग्लिश ऑफिसर्स जो कि बंगाल एस्टैब्लिशमेंट के इंग्लिश ऑफिसर्स जो कि बंगाल के बाहर जाके लड़ रहे हैं फॉर द कंपनी, केवल उनको ही डबल भत्ता मिलेगा। तो हुआ क्या, इस पर्टिकुलर चीज के कारण मुंगेर और इलाहाबाद के जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, कंपनी के जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने म्यूटिनी कर दी, उन्होंने जॉब छोड़ दी। कुछ लोगों ने तो रॉबर्ट क्लाइव को मारने का प्लान भी बनाया। लेकिन इस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव ने अपना एबल एडमिनिस्ट्रेशन और एक बहुत ही डिटरमाइंड बंदे का उन्होंने वहां पे ही शोड हिज पर्सनालिटी एंड ही डिडंट पैनिक एट ऑल। उसने कहा ठीक है भाई, जिसे छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन जिन लोगों ने प्लानिंग की कि जैसे होता है ना कि एक तो होता है मैं पर्सनल लेवल पे छोड़ रहा हूं, और एक ये होता है कि मैं डिसाइड करूं कि मेरे साथ 50 लोग और छोड़ेंगे, तो वो ऐसे लोग जो कि 50 लोग और छोड़ेंगे वाला हरकत कर रहे थे उनको जेल में भी डाला, उनको प्रोसिक्यूट भी किया। इस तरीके से कहीं ना कहीं इस व्हाइट म्यूटनी से रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही सक्सेसफुली निकल कर आया और बहुत ही जल्दी फटाफट मद्रास से ऑफिसर्स बुला लिए, और ये प्रॉब्लम जो है ये होने नहीं दी, पैनिक सिचुएशन जो है वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो गया। तो ये कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मैंने आपको सोसाइटी का बताया ही था कि वो एक फेल्ड एक्टिविटी थी, और सोसाइटी बाद में क्या हुआ था कि सोसाइटी के कारण जैसे बताया कि जो पहले हफ्ता इकट्ठा कर रहा था पर्सनली बंदा, उसे आप एज अ कलेक्टिवली उसको आप इकट्ठा करने लग गए। तो इस चीज को कंपनी ने इसको देखा कि इसका कोई फायदा तो है नहीं और ये और एक्सप्लॉइटेटिव होती जा रही है, तो सोसाइटी को भी बैन कर दिया 1966 में और समथिंग 7 में। 1-2 साल और लगा सोसाइटी कंप्लीट तरीके से, तो ये रिफॉर्म तो खराब ही चला गया। ये भत्ते वाला जो है इसमें कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव केम आउट शाइनिंग because he didn't succumb to the pressure created by the English officers in Munger and Allahabad. Okay, now इस तरीके से हमने रॉबर्ट क्लाइव के जितने भी उसने एक्टिविटीज की, द मोमेंट ही केम, एग्रीमेंट्स किए विद शुजाउद्दौला और विद शाह आलम II, और जितने भी डुअल सिस्टम लेकर आए, डुअल सिस्टम की क्या इश्यूज थे, उसके अलावा कुछ सिविल रिफॉर्म्स लेकर आए, कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स लेकर आए। तो इन चीजों को हमने एनालाइज कर लिया है। अब हम इसको कहीं ना कहीं समअप करते हैं। ठीक है, इसको समअप करते हैं कि हम देखते हैं कि क्लाइव का एस्टिमेशन, कहने का मतलब हाउ, देखिए ये कुछ टॉपिक्स होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये जो बाकी जो है वो है कहानियां, ठीक है ना। कहानियां कहने का मतलब ये कि देखिए आप में से ज्यादातर लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड
या फिर हिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं आप लोग नहीं रहे होंगे, मतलब 10 तक पढ़ी होगी, 8 तक पढ़ा होगा, व्हाटएवर, ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हाइल यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर यूपीएससी, इट्स नॉट इन यूपीएससी एग्जाम, इन मेंस एग्जाम और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज का जिस तरह का प्रिलिमिनरी एग्जाम आ रहा है उसमें अंदर स्टोरीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपके खुद की मेमोरी के लिए, आपके खुद की समझ के लिए ये सारा जो सराउंडिंग स्टोरी है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अनटिल अनलेस ये आपको क्लियर होगा, कहने का मतलब डेट्स और एग्जैक्ट इवेंट आपको क्लियर शायद हो ना हो, लेकिन जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो आपको क्लियर नहीं होगा, तो यू नॉट बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई उस केस में आपको अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये बैकग्राउंड, ये फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर की सुपर स्ट्रक्चर बनेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस हैंडल करेंगे। तो जैसे ये कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे किस तरीके रिफॉर्म्स लेकर आए, या फिर क्या एक्सप्लेनेशंस थे क्लाइव के, या फिर क्लाइव का एस्टिमेशन क्या था, मतलब इफ समवन आस्क्स यू कि भाई क्लाइव की जो एक्टिविटीज थी वो अच्छी थी, खराब थी, इन तरह की क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए बोले, तो इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेशन ऑफ क्लाइव, क्लाइव को किस नजर से देखते हैं आप, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया कि क्लाइव को ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया बोलते हैं। अब देखिए ये बात तो एकदम सच है, ठीक है, फाउंडर उसको बोलिए चाहे हार्बिंजर बोलिए, वो टर्म आपके ऊपर है, लेकिन आप देखेंगे कि साउथ में भी सीज ऑफ अर्कोट जो ऑलमोस्ट 53-60 डेज चला था, वो सीज ऑफ अर्कोट इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, वहां से ही ये बयार थी, जो फ्रेंच जो मतलब बड़ी आराम से सादर्न इंडिया को पूरी तरीके से जीत चुके थे, वहां पर उस पूरे सिचुएशन को ऑन इट्स हेड टर्न करने के पीछे रॉबर्ट क्लाइव का ही हाथ था। अर्कोट को सीज कर लिया, चंदा साहेब जो थे वो वहां पे वापस रिकवर नहीं कर पाए, और वहां से जो वेव पलटी, वो वेव पलटने का ये नौबत आई कि इवेंचुअली जो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो फ्रेंच हैं, वो साउथ इंडिया पूरी तरीके से हार गए। तो कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट क्लाइव है वो साउथ में भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो इंग्लिश सेटलमेंट्स हैं उसको उसने विक्ट्री दिलवाई, और साथ ही साथ बंगाल में भी आफ्टर द प्रोपेगेंडा ऑफ ब्लैक होल, क्लाइव ने इन द बंगाल रीजन ऑल्सो बैटल ऑफ प्लासी में जिस तरीके से डिप्लोमेसी यूज करते हुए, जैसे मैंने बताया कि बैटल ऑफ प्लासी कोई लड़ाई तो थी नहीं, ठीक है, मुट्ठी भर के लोग, मतलब नॉट ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही कम सोल्जर्स दोनों ही साइड में मरे थे, और साथ ही साथ वहां पर कोई आमने सामने की लड़ाई भी नहीं हुई, बट वहां पर डिप्लोमेसी यूज करते हुए, कूटनीति यूज करते हुए, मीर जाफर को अपने अंडर में लेते हुए, उसको ये ऑफर करते हुए कि आपको फर्दर नवाब बना देंगे, पपेट जो कि आगे चल के बना वो, ठीक है ना। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव मेड श्योर कि कम से कम रिसोर्सेज खर्चो और मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पाए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि उसने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करते हुए और कहीं ना कहीं छोटी आर्मी के साथ उसने ज्यादा बड़े रीजन्स को कैप्चर कर लिया और एक ब्रिटिश डोमिनियन ऑफ इंडिया उसने एस्टैब्लिश किया। वो कहीं ना कहीं उसका फाउंडर है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच एडवर्सरी डुप्ले के बारे में हमने बात की थी कि डुप्ले किस तरीके से, डुप्ले की जो डिजाइन थी, जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में डुप्ले को खून लग गया था और ही थॉट कि भाई क्यों नहीं, जब हम जीत ही रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में, वहां के प्रिंसेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में, सक्सेशन के प्रोसेस में कोई इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटेजी पे रॉबर्ट क्लाइव की जो चाल थी वो भारी पड़ी। तो डुप्ले को पूरी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने इंडियन ग्राउंड्स में तो हरा ही दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव जिम्मेदार है, एंड ही शुड बी गिवन क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू कि डुप्ले के जितने भी प्लान्स थे, जितने भी वो थे, उस पे रॉबर्ट क्लाइव का जो कमांडरशिप था या गवर्नरशिप था वो भारी पड़ा। उसके अलावा ट्रेडिंग बॉडी को टेरिटोरियल पावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे कि 1764 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड ड्यूरिंग द एग्रीमेंट, the two agreements which happened, one with Shuja'ud-Dawla and another one with Shah Alam II, उसके बाद बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने अनाउंस भी किया अब हम खुद एक नवाब बन गए हैं, ठीक है ना, वी आर द नवाब्स नाउ। तो टेरिटोरियल पावर में चेंज कर दिया है ट्रेडिंग पावर को, इसके पीछे भी रॉबर्ट क्लाइव ही जिम्मेदार है। इसके अलावा किंग मेकर का रोल किया बंगाल में, जैसे आप जान ही रहे, मीर जाफर को पपेट बनाया था। उसके बाद 1760 में जो
अगेन मीर कासिम जो सन इन लॉ थे मीर जाफर के, उसको भी अपॉइंट करने में तो खैर देवर अदर ऑफिसर्स ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं किंग मेकर का आगे काम किया। उसके बाद नजमुद्दौला को बंगाल का गवर्नर जो बंगाल का जो नवाब अपॉइंट किया गया, जो कि मीर जाफर के बेटे थे। इन सब के अंदर किंग मेकर का जो रोल है वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्ले किया। तो ये भी एक चीज है। उसके अलावा जो वीकनेस थी रॉबर्ट क्लाइव की वो थी पैसा। काफी ब्राइब्स लिए, इसके बारे में ही वो ट्राइड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो, वेयर ही वॉज एबल टू, मतलब वो वहां पे कोई केस हारा वारा नहीं, लेकिन स्टिल उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पैसे करप्शन के थ्रू, ब्राइब्स के थ्रू लेने के चार्जेस लगे थे। इसके अलावा मैकियावेलियन, देखिए ये एक टर्म है, एक्चुअली मैकियावेलियन टर्म है, जो द प्रिंस करके एक बुक है मैकियावेली की। ये फ्लोरेंस, इटली में फ्लोरेंस करके एक जगह है, फ्लोरेंस प्रोविंस है, वहां पे ये राजा जो था वहां का, उसके लिए लिखी थी मैकियावेली ने कि हाउ अ किंग शुड बिहेव, हाउ अ किंग शुड रूल ओवर इट्स रीजन। तो मैकियावेली जो है, जिसे इंडियन मैकियावेली कौटिल्य को भी बोला जाता है, तो किस तरीके से जैसे प्रिंस में लिखा है वैसे अर्थशास्त्र में भी, हमारे यहाँ जो अर्थशास्त्र है उसमें भी किस तरीके से स्टेट को चलाना है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसके मैकियावेलियन मेथड से जब भी कोई श्रूडनेस दिखाता है, कोई भी इंसान जो है वो कहीं पे राज कर रहे, जैसे आप देख ही रहे डुअल सिस्टम, फेस नहीं रहेगा आपका बट सारे पावर जो है वो आप ही के पास है। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं जहां पे डायरेक्ट इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है और डिप्लोमेसी का यूज करके और इलेजिटिमेट तरीकों का यूज करके इस एक रीजन के ऊपर राज करता है, तो उसको मैकियावेलियन एक्टिविटीज के अंतर्गत बोला जाता है। तो ये मैकियावेलियन चीजें की, लेकिन ये मैकियावेलियन चीजें करने के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने कहीं ना कहीं बंगाल का जो एक स्ट्रक्चर था, बंगाल का एक सिस्टम था, बंगाल जो एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, उसको तोड़ के रख दिया। तो ये कुछ बुरी चीजें भी हैं, ये कुछ क्या, ये बहुत ही मेजर पोर्शन है कि अपने पर्सनल गेन्स के लिए कंपनी के जो इनिशिएटिव्स हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए, ऑफिसर्स के गेन, जैसे सोसाइटी का एक केस हो गया, सोसाइटी जो बनाई थी, ठीक है, वो भी क्या थी, वो एक ही ब्रॉट अप सोसाइटी एज इफ ही इज डूइंग अ रिफॉर्म, बट सोसाइटी भी वही काम कर रही थी जो इंडिविजुअल जो सर्वेंट्स थे वो कर रहे थे। तो ये चीज जो है, ये कुछ चीजें रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट जाती हैं कि किस तरीके से उसने मनी और मैकियावेलियन मेथड्स का यूज करते हुए इलीगल प्रेजेंट्स एक्सेप्ट किए। इसके अलावा जनरल प्लंडर यूजिंग सोसाइटी, विच आई जस्ट टोल्ड यू, कि सोसाइटी बना के जो बंगाल को जो निचोड़ा जा रहा था, बंगाल को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जनरल प्लंडर किया जा रहा था, उसको तबाह किया जा रहा था, इसमें ही वाज आल्सो, ही बिकेम अ प्लेयर इनटू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगेन कुडंट राइज टू अ स्टेट्समैन। देखिए स्टेट्समैन क्या है कि ना, एक स्टेट्समैन का काम यह है कि वो केवल राज ही नहीं करता है, वो वहां के जो लोग हैं उनकी भी खुशहाली जो है उसको इंश्योर करता है। अब अंग्रेजों ने हमेशा इंडिया के ऊपर जो उन्होंने एक्टिविटीज की उनको व्हाइट मेंस बर्डन के अंडर में रखा कि भाई हम नहीं आते तो यहाँ पे तो लोग गरीब ही रहते, लेकिन एक अमीर प्रांत तक को गरीब छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर इन केस इफ रॉबर्ट क्लाइव वुड हैव बीन अ वेरी गुड स्टेट्समैन, तो ही वुड हैव मेड इट श्योर दैट region should also prosper and they should also get some revenue, but he was not ready to compromise on the revenue which he was getting, the price, the gifts he was getting, the bribe which he was getting, and he made sure that maximum profit earn हो और बंगाल बर्बाद होता है तो होए। तो ये चीज जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट में जाती है। इसके अलावा बंगाल चूंकि एक क्राउन ज्वेल था और बंगाल जो था वो एक वी कैन से कि अगर आप बंगाल की इकोनॉमी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ग्रीनरी ऑफ इंडिया बोलते थे उसे, तो बंगाल की इकोनॉमी और बंगाल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल सिस्टम अगर खराब होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी डिसऑर्डर आता है। तो ये भी इंश्योर किया रॉबर्ट क्लाइव ने अपने सेकंड गवर्नरशिप में इन इंडिया। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्स्ट गवर्नरशिप में भी वो काफी सारी चीजें अलग कर सकते थे, जैसे कि ऑन द रूलिंग क्लास बेसिस, ऑफ कोर्स जो रूलर वो चेंज हो सकते थे, वो हो जाते, कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है जिसका कि इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी खुशहाली के लिए भी, उनकी समृद्धि के लिए भी रॉबर्ट क्लाइव कुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ मेजर्स व्हिच ही डिडंट टेक। कहने का मतलब ये है कि अपने कंट्री में जिस तरह के रिफॉर्म्स वो लोग लेके आते थे, उन्होंने उस चश्मे से इंडियन लोगों को, इंडियन फार्मर्स को, इंडियन स्किल्ड लेबरर्स को, चाहे वो सिल्क वाले हो गए,
चाहे वो बाकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले हो गए, उनको उस चश्मे से नहीं देखा और उनको कहीं ना कहीं रेसिस्ट चश्मे से देखा और एक्सप्लॉयटेशन पे ही ध्यान रहा, जिस कारण से कि बंगाल एज अ स्टेट डिग्रेड होता चला गया, एज अ सोसाइटी डिग्रेड होता चला गया और लिटरली क्रम्बल कर गया। फेमाइन के टाइम पे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे गए थे जब लिटरली जो लोग थे वो इतने भूखे थे कि उनको जो लोग मर रहे थे उन्हीं के मतलब मुर्दा उन्हें खाना पड़ गया था। और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी रॉबर्ट क्लाइव के रिजाइम के टाइम पे एज अ गवर्नर इन द बंगाल रीजन। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रॉबर्ट क्लाइव्स सेकंड गवर्नरशिप इन बंगाल। कल हम वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कल या फिर नेक्स्ट क्लास में हम वॉरेन हेस्टिंग्स का जो भी रिजाइम था एज अ गवर्नर, और वो गवर्नर जनरल भी अपॉइंट किए गए थे, बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल कहलाए जाते हैं वो, तो उसके टाइम पे किस तरह के रिफॉर्म्स आए थे, किस तरह की एक्टिविटीज हुई थी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है ना, एंड ट्राई टू सब्सक्राइब अस। ओके, थैंक यू।